ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने देखा मेरे दोस्त की गाड़ी आ गई है, तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको एसयूवी लेनी है तो कैसे लेनी है, क्या प्रोसीजर है, एसयूवी लेने का क्या फ़ायदा है और पूरी जर्नी मेरे दोस्त की, करण की। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि आपने देखा करण ने CR-V लिया, स्पोर्ट्स मॉडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू। और अब लोगों के साथ हम ये पहले बात करेंगे कि पहले तो बेसिकली इसमें फीचर्स कौन से वो उनको दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले आपका इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन हम देंगे छोटा सा, वो भी गुजराती में, क्योंकि दोनों गुजराती भाई अभी बैठे हैं। काफ़ी टाइम से लोग बता रहे थे कि आप वीडियो में कभी गुजराती बोलते ही नहीं हो, तो आज शुरू आप करोगे। आपका इंट्रोडक्शन दे दो, कौन सा कोर्स करो, कौन सी कॉलेज और ये सारी चीज़ें गुजराती में। माय नेम इज करण पटेल, સોરી મારું નામ કરણ પટેલ છે। હું કડી ગુજરાતથી અને મેં અહીંયા IBM કર્યું છે, ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ, અને નેક્સ્ટ યર મારો કોર્સ છે સપ્લાય ચેન મેનેજમેન્ટ। હું અને સાત્વિક ક્લાસમેટ જ છીએ। સો દેટ્સ ઓલ રાઈટ। અને અહીંયા ઇન્ડિયામાં કયો કોર્સ કર્યો હતો? ઇન્ડિયામાં મેં MAM નામ સાંભળ્યું, MBA ઇન્ટિગ્રેટેડ। सो मैं ત્યાં 3 વર્ષ पूरा કર્યા અને आफ्टर फर्दर स्टडी માટે હું અહીંયા આવ્યો છું। तो मतलब बेसिकली जिनको गुजराती नहीं पता, ये ऐसा बोल रहे हैं कि इन्होंने इंटीग्रेटेड MBA कोर्स किया था इंडिया में, जिसको MAM बोलते हैं, मास्टर्स इन अप्लाइड मैनेजमेंट, MAM या जो भी है। तो MAM इन्होंने किया था इंडिया में, और उसमें से 3 साल इन्होंने कंप्लीट किया तो इनको BBA का मिल जाता है, और अगर वो 2 साल और करते तो उनको MBA मिल जाता है। यही है ना सिस्टम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो ये कोर्स उन्होंने वहां पे किया था। उसके बाद वो यहाँ पे PG डिप्लोमा कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में, जो खत्म ऑलरेडी हो गया है। और अब इन्होंने ब्रेक लिया है, एजुकेशन में से वेकेशन लिया है, और जनवरी में इनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स शुरू होने वाला है। तो अब एक के बाद एक पहले इसके फीचर्स हमें करण दिखा देगा। सो पहले से ये कीलेस है, सो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ये पुश बटन है जो, फिर इसमें ड्यूअल हीटिंग और दोनों ही है, हीटिंग और कूलिंग। सो एज आई से लाइक सिंकिंग का है, दोनों का ड्राइवर और उसके बाजू में जो होता है उनको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, सेट कर सकते हैं। देख लो, ये यहाँ पे 16, यहाँ पे 22 हो रहा है। सो लाइक हम एकदम हीटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे एकदम लो कर सकते हैं। पूरा एडेप्टिव क्रूज मोड है, लैंड डिटेक्टर और वो सब है। स्टीयरिंग व्हील हीटेड है। फिर यहाँ पे ये स्पीक मोड आता है, जो हमें बेसिकली किसी डायरेक्ट गूगल असिस्टेंट की तरह हम किसी बोल के देख लो। फाइंड मी द नियरेस्ट गैस स्टेशन। The closest one I see is Tony Clark Car Care on Springbank Drive. इस तरह का है। फिर यहाँ पे जो ये पूरे लैंड डिटेक्टर है, विंडशील्ड का होता है, मतलब स्टीयरिंग हिलते ही पता चल जाता है कि मेरी लेन जो है वो कट हो रही है। हाँ, और एक और फीचर है, लाइक आगे कोई गाड़ी है तो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक सेंसर होता है, यहाँ से गाड़ी डिटेक्ट हो गई तो वहां से अपने को एरर दिखाई देगा, ब्रेक 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 ब्रेक, ऐसा पूरा स्टीयरिंग हिलेगा और वो सब होके ब्रेक इमीडिएट। आप सोते हो, सो जाओगे, फिर भी वो आपको वेकअप कर देगा कि इतनी स्टीयरिंग हिलेगा। मतलब गलती से अगर आपको नींद भी आ गई है तो भी इतना जोर से ये स्टीयरिंग वो वाइब्रेट होगा कि अपना अटेंशन वहां चला जाएगा। और कि भाई क्रूज मोड चालू ही होगा तो ऑटोमेटिक ब्रेक भी लग जाएगा। हाँ, मतलब वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल अगर शुरू है ही तो ऑटोमेटिकली गाड़ी ब्रेक कर ही देगी एक डिस्टेंस। वो मतलब आगे की गाड़ी जैसे बंद होगी, स्लो डाउन भी होगी, तो हमारी उतनी ही स्लो डाउन होगी, और जैसे उसने आगे गाड़ी निकाल दी हमारी भी उतनी आगे जाएगी। तो ये सब बेसिक फीचर्स है। फिर सनरूफ दिखा देता हूं। सनरूफ है अपना, ये फिर ये अपना गैरेज का आता है। घर में गैराज हो तो उसको लिंक करना पड़ता है पूरी तरह से, 1 2 3 लाइक सो। 1 पे रेस तो एक स्टेप ऊपर होगा, 2 तो 2। फिर ये अपने गाड़ी में कौन कौन है, स्पेशली चाइल्ड के लिए ये है फीचर्स। चाइल्ड है अपने कार में तो क्या क्या करते हैं वो, इसके लिए वो ये है पूरा। और ये देख लो, ये एक बार पूरा टच किया तो यहाँ पे ग्लासेस भी रख सकते हैं। फिर ये होता है, ये आएगा फिर अपना ये लाइट मोड है। फिर इसको ओपन करके लाइक कई बार अपना होता है कि लंबा नहीं होता तो ये लंबा होगा। ये सब बेसिक फीचर्स है। सो ये बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रंक ओपन होता है। देख लो, ये ऑटोमेटिक रिमोट से ही होगा। ऊपर हो गई, इस तरह का ओपन होता है। फिर इसको बंद भी ऐसे ही कर सकते हैं
या फिर वहाँ बटन भी है अंदर? हाँ, अंदर एक बटन भी है, वहीं से भी कर सकते हो। तो अब सबसे पहले मेजर क्वेश्चन, पुरानी गाड़ी क्यों नहीं ली और नई गाड़ी क्यों ली? पहले तो मेरे को ही पसंद नहीं था पुरानी गाड़ी लेना, और लाइक पुरानी गाड़ी में बहुत खर्चा भी होता है, ये सब मालूम है। तो और मेरा घर से भी प्रेशर था कि लेनी है तो नई गाड़ी लो, पुरानी में मत पड़ो। सही बात है, सेम मेरे साथ भी वही। हाँ। सो वही मेरा मेन प्रेफरेंस था कि नई गाड़ी लेनी है और पुरानी में नहीं जाना है। और मेंटेनेंस में भी खर्चा थोड़ा तो है ही, मतलब कि अच्छा मिले ना मिले, और दूसरा कि हम किसके पास से ले रहे हैं यार। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है इंडिया है कि 10 लोग हमें जानते हैं और 10 मैकेनिक को हम जानते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहाँ पे मेंटेनेंस भी बहुत एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं कि भाई होंडा ही क्यों ली, होंडा ही क्यों ली ये वाली? होंडा में मेरा प्रेफरेंस ये था कि इंजन उसका है वो किसी और गाड़ी का मजबूत नहीं होता है। लाइक होंडा गारंटेड देता है कि 4 लाख किलोमीटर तक गाड़ी में कुछ नहीं दिक्कत आएगी, मेंटेनेंस और वो लाइक। और मैंने दूसरी कंपनी के पास गया तो वो लोग खुद कंपनी वाले ही बोल रहे थे कि 2 लाख और 1.5 लाख तक गाड़ी आ जाएगी, उसका मेंटेनेंस और वो सब। तो मेरा मेन प्रेफरेंस था, मेरा टेक्नोलॉजी और वो सब नहीं था। मेरा बेसिकली मेन फोकस था कि गाड़ी मजबूत होनी चाहिए, इंजन उसका मजबूत होना चाहिए। वही फोकस था मेरा कि सबसे ज्यादा कि हमें गाड़ी जो इंजन मजबूत हो जिसका, वही लो। अभी करण का कहना यह है कि इंजन उसकी टॉप प्रायोरिटी थी। तो भाई इंजन में दूसरा नाम भी एक जो बहुत लोग बोलते हैं वो है टोयोटा, कि टोयोटा का जो इंजन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो बहुत ही स्टर्डी होता है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये दोनों के बीच में होंडा अभी डिसाइड किया इसने। अब होंडा आपने सिलेक्ट तो कर लिया था। होंडा में भी बहुत सारी कार्स है, सिविक है, अकॉर्ड है, लेकिन आपने ये ऑल व्हील ड्राइव जो है और ये जो एसयूवी है, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है जो सीआरवी है, वही आपने क्यों डिसाइड किया ऑल व्हील ड्राइव और एसयूवी? तो मुझे सबसे स्पेशियस कार चाहिए थी। तो मैंने होंडा सिविक में भी ट्रायल लिया था, फिर होंडा एकॉर्ड का भी लिया था, फिर होंडा की एक नई कार थी क्लैरिटी जो हाइब्रिड थी, वो भी मैंने लिया था, फिर ये होंडा सीआरवी भी लिया। पर मुझे एसयूवी कार पहले से मेरा माइंड सेट था कि एसयूवी कार लेनी है तो एसयूवी लेनी है। और अगर मैं सेडान में जाता तो मैं होंडा एकॉर्ड में जाता, क्योंकि वो भी स्पेशियस कार है और ये भी स्पेशियस कार है। तो सबसे वही था बेसिक तो मेरा। और ऑल व्हील ड्राइव का मीन्स हम यहाँ पे विंटर में सबसे 8 महीने तो विंटर ही होता है। तो विंटर में ऑल व्हील ड्राइव का बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि मैंने एज एक्सपीरियंस पर्सन है जो लोग यहाँ पे रह चुके हैं 10-10, 12-12 साल, उनसे लिया है, तो वो भी बोलते हैं कि ऑल व्हील ड्राइव होगा तो उससे फायदा बहुत ही होगा। अपनी गाड़ी पूरी कंट्रोल में रहती है। टेक्नोलॉजी भी में देखे तो ऑलमोस्ट जो बेसिक थिंग है वो तो है, बेसिक नेसेसिटीज तो है। ऐसा नहीं है कि बिना टेक्नोलॉजी की कार है कि भाई बटन दबा के यहाँ पे वो FM CD और FM और कैसेट और चाबी से चालू करना है, वो तो है ही नहीं। वो बेसिक फीचर्स तो सभी है ही इसमें। हाँ, मतलब भाई को जितना चाहिए था उतना मिल गया है। और मतलब मेरे को ऐसा फोन में ऐसा बोला था कि भाई दिल खुश थे क्यों। वो ये था भाई का डायलॉग कि भाई सीआरवी एक ऐसी गाड़ी है कि उसमें बैठते ही मेरे दिल को खुशी मिली, सुकून मिला। कि और इतनी सारी गाड़ी में मैं बैठा, लेकिन एक ही था जिसमें हार्ट का ब्लूटूथ पेयरिंग हो गया बस। तो ये इसको सेट हुई गाड़ी। और इसके कंपटीशन में एक दूसरी गाड़ी थी Hyundai की ट्यूसॉन, लेकिन ट्यूसॉन में ये स्पेशियस जो इसने बोला कि भाई स्पेशियस नहीं थी, और इंजन भी थोड़ा इसको ऐसा था कि भाई मुझे होंडा का इंजन ज्यादा ठीक लगता है, तो उस हिसाब से उसने ये डिसीजन लिया। अब बात करते हैं मुद्दे की, कार की फाइनल प्राइस क्या है? लास्ट कितने में पड़ी आपको ये गाड़ी भाई? मेरी ये गाड़ी लास्ट में 48,235 अराउंड था। ओके, और इसमें क्या क्या चीजें मिली? एक तो गाड़ी, ऑब्वियसली गाड़ी के अलावा क्या क्या मिला? मुझे ऑल सीजन मैट मिल गया था। ऑल सीजन मैट, फिर एक कवरेज आता है जो मैंने गैप नहीं लिया, गैप इंश्योरेंस के बदला है। मैंने जो 16,000 डाउन पेमेंट भरा था, तो उन्होंने ये एडवाइस किया था गैप लेने का कोई मतलब नहीं है। सो मैंने गैप इंश्योरेंस नहीं लिया था, बिकॉज टोटल रिप्लेसमेंट था, वो इंश्योरेंस मैंने लिया था इंस्टेड ऑफ गैप, बिकॉज मैंने 16,000 डाउन पेमेंट पे किया था। तो उन्होंने ये एडवाइस किया था कि गैप का कोई जरूरत नहीं है, आप ये ले लो, तो आपको कभी भी गाड़ी में दिक्कत हुई तो वो हेल्पफुल होगा। तो अब बात करते हैं प्रोसीजर की। सबसे पहले आपने कार डिसाइड कर लिया, आपने हर जगह पे ट्रायल्स भी कर लिया, और फाइनली आपने डिसाइड किया कि मैं सीआरवी की ये वाली मॉडल लूंगा। टॉप मॉडल आप ले रहे थे, बट क्यों नहीं लिया? क्योंकि कलर नहीं मिल रहा था कहीं पे, तो इसलिए एक मॉडल
हम नीचे आ गए, स्पोर्ट्स मॉडल में आ गए, नहीं तो जो टॉप मॉडल था वो लेने की वही लेने की वो डिसाइड किया था क्योंकि रेड कलर ही अवेलेबल था टूरिंग में और मुझे वो लेना ही नहीं था कलर रेड। और मैंने वेट भी किया ये किया 1.5 महीना मैंने वेट किया, लाइक डीलरशिप ने बोला था वो अरेंज कर लेंगे कहीं से भी कहीं, पर वो नहीं कर पाए, तो नहीं कर पाए, एक स्टेप नीचे आ गया मैं। लेकिन अभी विंटर आ रही है और अभी टाइम वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं था, तो मैंने ले लिया। ठीक है, तो अब इनको ये बता दे कि फाइनेंस में अभी हम गाड़ी सिलेक्ट कर दी, तो अब जो लोन का प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, क्योंकि देखो ये दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना होता है इंश्योरेंस का। तो ऑब्वियसली पहले आपने हर जगह पे कॉल करके इंश्योरेंस तो मतलब इंक्वायर किया ही होगा कि मंथली इंश्योरेंस कितना आ रहा है आपका। मैं गाड़ी देखी उससे पहले मैंने इंश्योरेंस और वो सब का देख कर क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार कनाडा में, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में मंथली इंश्योरेंस होता है वो भी $300, $350, $400 तक जाता है। कई लोगों को उसके बाद अगर ट्रैफिक वायलेशन में फंस जाते हैं तो उससे भी ज्यादा प्रीमियम बढ़ जाता है। तो भाई कितना आ रहा है इंश्योरेंस आपका? मेरा अभी 365 आ रहा है। 365 पर मंथ। देख लो अभी अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके $365 पर मंथ सिर्फ इंश्योरेंस का है, वो भी पर मंथ। तो ये इंश्योरेंस का है, चलो वो भी डिसाइड कर लिया, आपको लोएस्ट कोटेशन मिल गया, आपने सोच लिया कि चलो मुझे कहीं पे 450, कहीं पे 500, कहीं पे 650 मिला था। एक जगह 600 मिला था और एक जगह 500 मिला था। हाँ, सो ये मेरा कम था और वो सब इंक्लूडेड थे, लाइक प्रॉपर्टी डैमेज और वो सब इंक्लूड था, तो मैंने ये ले लिया। तो ये चलो इंश्योरेंस फाइनल किया। अब आप गए शोरूम में, समझ लो गाड़ी भी वहीं पे है, तो अब लोन का प्रोसीजर क्या होता है फाइनेंस का, वो सारी इन्फॉर्मेशन बता दो। सो मैंने क्रेडिट चेक और वो सब होता है, तो पहले मैंने अपना जो पे चेक और वो सब होता है वो भेजा था, और बाद में उन्होंने ये लोन के लिए अप्लाई कर दिए वो लोग। और मेरे पास और अपने डॉक्यूमेंट लाइक G2 मेरा लाइसेंस और वो सब मांगते हैं, तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सब उन्होंने रिक्वायर किए थे, तो वो मैंने प्रोवाइड किए। बाद में उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया लोन के लिए, लाइक मेरा होंडा में ही है पूरा, उनका होंडा फाइनेंस करके है, उसमें ही मेरा अप्लाई किया था। तो होंडा फाइनेंस में अपना मेरा क्रेडिट स्कोर और वो सब चेक किया और फिर मेरा गाड़ी अप्रूव हो गया। ऊपर से आपने डाउन पेमेंट भी डाउन पेमेंट भी किया था मैंने 16,000। हाँ, तो वो बड़ी अमाउंट है, तो उन्होंने अप्रूव ही कर दी मेरी लोन ऑलमोस्ट। सो उसके बाद मेरा वो प्रोसीजर और वो सब हो गया और मेरे को कॉल आया कि आपकी गाड़ी अप्रूव हो गई है और आप जब भी चाहे डिलीवरी ले सकते हो। तो उसके बाद मैंने डेट बुक कर दी और यहाँ आके कॉन्ट्रैक्ट और वो सब साइन करना था, तो उसी दिन कर लिया था जिस दिन डिलीवरी थी। और पेमेंट भी जो मेरा $16,000 था उसी दिन पे करना होता है, लाइक नो एडवांस पेमेंट और नो डिपॉजिट नहीं दी थी, कुछ भी नहीं। इनसे डिपॉजिट नहीं ली थी, मेरे पास $1,000 की डिपॉजिट दी थी। जो पहले होती है वो 500 लाइक फॉर नो डिपॉजिट नहीं कह सकते, पर जो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज होता है लोन का और वो सब वो होता है, और उसमें से कुछ अमाउंट रिफंडेबल होता है। लाइक 500 में से मेरा 330 तो वापिस ही आ गया था, 338 समझ गया। सो उसमें 200 लाइक ये लाइसेंस का नंबर प्लेट और वो सब होता है, उसके लिए वो रखते हैं। सो बेसिकली वही था। तो मतलब उस दिन आप गए वहाँ पे, गाड़ी आपने देख ली, फिर इंस्पेक्ट तो किया ही होगा ऑब्वियसली कि भाई ये स्क्रैचेस है या ये है। मैंने वो लिया है जो पेंट प्रोटेक्शन एक लिया है, जो उसमें वो $1,000 का एडिशनल है। तो जो प्राइस बोले उसके अंदर इंक्लूडेड है, वो अलग है। जो मेरा पेंट प्रोटेक्शन लिया था वो जो मैंने बेस प्राइस बोला उससे अलग है। ठीक है, तो ये सब लोन वोन अप्रूव हो गई। अब इनको ये बता दो कि आप मंथली EMI कितना पे करते हो, मतलब बाई वीकली होगा आपका, बाई वीकली EMI कितने पे करते हो, उसके अलावा इंश्योरेंस कितना है और एस्टिमेटेड फ्यूल एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं। बेसिकली एक CRV जैसी कार को हैंडल करने के पर मंथ कितने एक्सपेंस आते हैं, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को बताओ आप, कि अगर आप कैसे भी करके चलो लोन अप्रूव भी हो गई, ये सब कुछ भी हो गया और 16,000 डाउन पेमेंट दे देने के बाद भी SUV मेंटेन करने का आपको कितने एक्सपेंस आते हैं। ऑब्वियसली आपको फैमिली का सपोर्ट है इसलिए आप ये ले रहे हो, मतलब जिनको अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है और शायद फिर वर्क परमिट शुरू होते वक्त भी अगर उनको ये कार लेनी है तो उनको भी एक अमाउंट मिल जाए कि भाई आपको पर मंथ कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। मेरा बेसिक जो बाई वीकली पेमेंट है वो 184 है। मेरा गाड़ी का इंटरेस्ट रेट है जो 149 है, बिकॉज मैंने 7 साल के लिए लिया था। और ये इंक्लूडेड है ना, 184 इज इंक्लूडिंग 180। और अगर मैं 6 साल के लिए करता था तो मुझे 0.99 में पड़ता था इंटरेस्ट रेट। पर मेरा थोड़ा लंबा मुझे लोन चाहिए था, तो बिकॉज मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मेरा बाई वीकली पेमेंट कम है। अल्टीमेटली 184 बाई वीकली पेमेंट आ रहा है। हाँ, मतलब 368 हुआ ना। हाँ, 368 पर मंथ। हाँ, यप। और इंश्योरेंस कितना बोला वो भी 365। मतलब जितना गाड़ी का EMI है उतना ही अगर इंश्योरेंस आपको देना पड़ता है। तो ये कंट्री में यही सिस्टम है।
तो जितना गाड़ी का EMI है उतना ही इंश्योरेंस है पर मंथ। और ये इंश्योरेंस तो बेसिकली ये चलेगा ही जब तक ये भाई G लाइसेंस लेके कम नहीं करते या ये वो लाइक मेरा अगर एक्सपीरियंस मेरे पास है तो मेरा वो 40 से 50% परसेंट नहीं बोलते डॉलर कम हो जाएगा। लाइक मेरा 365 है अभी, तो मेरे पास 320 हो जाएगा अराउंड दैट। मतलब समझ लो अभी 360 का EMI रफली और 360 का इंश्योरेंस है, तो ये दोनों मिलके $720 हो रहे हैं और प्लस फ्यूल। तो मतलब जब भी आप ये कार लो आप यही समझ के करना कि तभी ये डिसीजन लो जब आपको पता है कि फैमिली का बैकिंग है। कल को जाके अगर इससे नहीं हुआ, ये एक कॉल करेगा इसको पैसे आ जाएंगे। तो ये बात समझो कि जब भी नई कार लेनी है तो ये स्टेज पे लो जब आप खुद अफोर्ड कर पाओ। तो ये सबकी पर्सनल चॉइस है। अगर फैमिली राजी है, फैमिली अगर कंफर्टेबली अफोर्ड कर पा रही है, ऐसा नहीं कि फैमिली उधर परेशान होकर कंफर्टेबली जब अफोर्ड कर ही पा रही है फैमिली, तो फिर क्यों मना करना, फिर क्यों। तो इतना वॉकिंग सब होता है, अगर कहीं दूर जॉब भी लग गई भाई की तो वो गाड़ी से पहुंच सकता है, इसकी मोबिलिटी बढ़ सकती है। मेरा तो, है ही लाइक मेरा 16 किलोमीटर मेरा घर से दूर है। मेरा वर्क प्लेस है जो 16 किलोमीटर। मैं बस में जाता था तो मेरा 1.5 घंटा तो उसमें जाता, 1.5 और आने जाने का गिनो तो 3 आवर्स तो मेरा उसमें में चला जाता। कार का मंथली एक्सपेंस आ रहा है $720 प्लस फ्यूल। तो इतना एक्सपेक्ट करके आपको चलना ही चाहिए। और कोई इन्फॉर्मेशन और कोई एक्सपीरियंस पूरी गाड़ी के प्रोसेस में, कोई एडवाइस, टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी आपको कुछ देनी है? मेरा बस चले तो मैं सभी को ऑल व्हील ड्राइव ही सजेस्ट करूंगा, बिकॉज ऑल व्हील ड्राइव विंटर में बेनिफिशियल होगी। और मेरा SUV लाइक कनाडा में SUV का अलग ही क्लास है, लाइक सेडान और SUV अलग ही, बिकॉज सेडान कार जो होती है वो नीची कार होती है, लाइक लोअर स्पेस होती है और वो सब उसमें होता है। और SUV में वो पूरा स्पेशियस और वो सब मिल जाता है। और मेरा प्लानिंग लंबे टाइम तक रहने का है यहाँ पे। सो लाइक मेरा वर्क परमिट और मेरा फैमिली कभी भी आया यहाँ पे घूमने के लिए और वो सब, तो मेरा मजा आएगा। जो गाड़ी में स्पेस होती है तो वो एक अलग फीलिंग आती है। और भाई के दोस्त भी बहुत है क्योंकि वो बहुत लाइकेबल पर्सनालिटी है, तो दोस्त तो बहुत है भाई के साथ बैठने वाले, इधर उधर घूमने के लिए। तो गाड़ी है और दोस्त भी है, फैमिली भी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसलिए SUV लिया। और यहाँ पे वैसे भी कनाडा में अभी ऐसा आपको पढ़ने भी मिलेगा कि सेडान का जो मार्केट है वो अभी ऑलमोस्ट डाइंग मार्केट है। अब सेडान मतलब बेसिकली अब बहुत लोग नहीं ले रहे, अब ज्यादातर SUV ले रहे लोग, और ये अपनी हैचबैक्स को ही लेते हैं, लेकिन SUV ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो, और थैंक यू भाई फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद एवरीवन। तो ये वीडियो जब तक आपके सामने आएगा तब तक शायद मेरी चीजें भी कुछ आगे बढ़े, और अगर गुड न्यूज आएगी तो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और नहीं भी कुछ आगे हुआ तो लंदन ट्रांजिट जिंदाबाद, कोई ऑप्शन है ही नहीं। नहीं आ जाएगी जल्दी से आ जाएगी। चलो जल्दी बोल दिया भाई ने, जल्दी बोल दिया तो अब जल्दी आ जाएगी। सो टिल देन थैंक यू सो मच।